आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। टीआरएस कायद पद्मा राव का डिप्टी स्पीकर असेंबली की हैसियत से मुत्तफिका तौर पर इंतखाब। वज़ीर आला केसीआर के बशमुल दीगर पार्टियों के कायदीन ने दी मुबारकबाद। कानून साज असेंबली में तसर्रुफ बिल 2019 मंजूर। बजट सेशन का हुआ इख्तिताम। टीआरएस हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद। मुतादिद इक़दामात के जरिए तरक्की को मुमकिन बनाया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर ने तसर्रुफ बिल मुबाहिस का दिया जवाब। हयातनगर डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। महकूम इंसदाद रिश्वत के ओहदेदारों ने की कार्रवाई। टीआरएस के 4 कायदीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद रियाजुल हसन आफंदी ने कानून साज कौंसिल की रुकनीत के लिए पर्चे नामजदगियां की दाखिल। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर सिकंदराबाद रुकन असेंबली पद्मा राव का मुत्तफिका तौर पर इंतखाब अमल में आया। उन्हें स्पीकर की कुर्सी तक वज़ीर आला केसीआर के अलावा रियासत दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमार्का, एमआईएम रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और दीगर ले गए। श्रीनिवास रेड्डी स्पीकर असेंबली ने उन्हें मुबारकबाद दी और गुलदस्ता भी पेश किया। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के बशमूल दीगर कायदीन ने पद्मा राव का मुत्तफिका तौर पर डिप्टी स्पीकर इंतखाब में आने पर मुबारकबाद पेश की। रियासत दाखिला महमूद अली, इमाम अरकान असेंबली अहमद बिलाला, कौसर मुहिउद्दीन, रियासती वज़रा, टीआरएस और कांग्रेस अरकान असेंबली ने उन्हें एक अवामी कायद करार दिया जो रात देर गए तक अवाम के दरमियान रहते हुए अवामी मसाइल हल करने वाले कायद हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए पद्मा राव के मुत्तफिका इंतखाब पर उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने बताया कि बहैसियत कॉरपोरेटर पद्मा राव ने 2001 से तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया और 3 मरतबा ऐवान के लिए वो रुकन मुंतखब हुए और हमेशा अवाम के दरमियान रहते हुए पद्मा राव अवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। अलावाजी वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि पद्मा राव गंगा जमुना तहजीब की अक्कासी करते हैं क्योंकि वो अक़लियती तबक़े में भी काफ़ी मकबूल हैं और हमें उम्मीद है कि वो ऐवान की कार्रवाई बेहतर अंदाज में चलाएंगे। अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का ने पद्मा राव को मुबारकबाद देते हुए बताया कि उन्होंने यूथ कांग्रेस लीडर से लेकर कॉरपोरेटर और रुकन असेंबली के अलावा रियासती वज़ीर की हैसियत से बेहतर खिदमत अंजाम दी है, इसलिए उनका मुत्तफिका तौर पर इंतखाब अमल में आया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली अहमद बिलाला और कौसर मुहिउद्दीन ने पद्मा राव को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए बताया कि वो ऐवान की कार्रवाई गैर जानिबदाराना तौर पर चलाएंगे। रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, के ईश्वर, निरंजन रेड्डी, ए राजेंद्र और टीआरएस अरकान असेंबली डी नागेंदर, हरीश राव, केटीआर और दीगर ने भी पद्मा राव को मुबारकबाद पेश की। అవకాశాన్ని కల్పించాలని తమరు తమ 100 సంవత్సరాలు నిండు దీర్ఘాయుస్తో తమరు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో జీవించాలని, కుటుంబ సభ్యులతో తమరంతా 100 సంవత్సరాలు సంతోషపూర్వక జీవితం గడపాలని, నూతన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజానీకం యొక్క సేవలో తమ శేష జీవితం అంకితం కావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ తమకు అన్ని విధాల విజయం కలగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను అధ్యక్ష। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ यूनानी मसले आपको मुंतखब करने पर तमाम पार्टियों को भी मुबारकबाद देता हूँ। अध्यक्षा
आपके साथ मुसलसिल हम लोग भी काम करते रहे अध्यक्षा। आप जो है तेलंगाना तहरीक में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और शुरू से ही आप तेलंगाना तहरीक से जुड़े रहे और आपके साथ कई बार काम करने का मौका मिला और आपकी ज़िंदगी शुरू हुई कॉर्पोरेटर इलेक्शन से शुरू हुई अध्यक्षा। आप एक कॉर्पोरेटर बनने के बाद मुसलसिल आवाम की खिदमत करते रहे और ख़ास बात ये रही तेलंगाना की जो गंगा जमुना तहजीब है उसकी मिसाल आप है अध्यक्षा। इसलिए जिस तरह आप लोगों से मिलते हैं प्यार और मोहब्बत से, मैं भी कई आपके साथ कई इलेक्शन मूवमेंट में कई घरों में गया, बूढ़ियों से भी, बड़े ज़ईफ लोगों से भी आप जिस तरह प्यार से, मैं ख़ास तौर से देखा हूँ मुस्लिम कल्चर में आप घरों में जाकर उनके पलंग पर बाजू बैठकर बड़े बुजुर्गों से, औरतों से भी बहुत मोहब्बत से मिलते हैं अध्यक्षा। आपकी बहुत बड़ी इज्जत है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सारे तेलंगाना में। మరి నిబద్ధతతో తమరి కార్యదక్షతతో ఆ స్థానానికి గతంలో మీరు ఏ పదవిని ఏ బాధ్యతను స్వీకరించినా ఎంతైతే నిబద్ధతతో పనిచేసి ఆ పదవులకు అలంకారాన్ని మీరు తీసుకొని వచ్చినారో ఈ ఉపసభాపతి అనే పదవికి కూడా తప్పకుండా మీరు వన్నె తెస్తారనే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఈ సభలో ఉండే ప్రతి సభ్యుడికి కూడా ఉన్నది అధ్యక్ష। అదే రకంగా మీతో కలిసి దశాబ్ద కాలానికి పైగా పనిచేసిన ఒక సహచరుడిగా మరి మీ పట్టుదల, మీ సమర్థత అన్ని రకాలుగా దగ్గర నుండి చూసిన వ్యక్తిగా మళ్ళీ ఒకసారి మీకు హృదయపూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా అన్ని రకాలుగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీరు ఈ కొత్త బాధ్యతలో కూడా సంపూర్ణంగా విజయవంతం కావాలని చెప్పి కూడా ఆకాంక్షిస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి మీకు శుభాకాంక్షలు అధ్యక్ష। मैं मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से आपको इस डिप्टी स्पीकर के यूनानिमस इलेक्शन जीतने के ऊपर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। आपने अपना सियासी सफ़र 1986 में बहैसियत कारपोरेटर शुरू किया। 2002 से मैं और आपके हमारे साथ आप बहैसियत कारपोरेटर 2002 में हमारे साथ रहे। 1986 में आप अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ खान उनके साथ आप बहैसियत कारपोरेटर रहे। उसके बाद आप बहैसियत रुकन असम्बली जब से यहाँ पर खिदमत अपने अंजाम देते आ रहे हैं। गुज़िश्ता मियाद के अंदर आपको जो पोर्टफोलियो दिया गया था उसमें आप बखूबी अपने कामों को अंजाम दिया। आवाम को जहाँ कहीं भी तकलीफ़ रही हमने आकर आपसे नुमाइंदगी की कि यहाँ पर ये शॉप से तकलीफ़ है, यहाँ पर लोग इससे एतराज़ कर रहे हैं। आपने हमेशा हमारा साथ देकर आवाम की बात के ऊपर हमारे कामों को अंजाम दिया। मैं आपको अपनी जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जब भी असेंबली रहती थी आप हम केटीआर साहब बाहर बैठकर चाय पीते थे, हम आपको अंकल अंकल पुकारते थे। और आज आपको इतना बड़ा ओहदे से नवाजा गया तो आपको हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन अंदाज के अंदर हौस चलाते हुए हम सबको इंसाफ करते हुए सबको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। शुक्रिया। कौसर मोइनुद्दीन। स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले आपको जो आज डिप्टी स्पीकर का यूनानिमस मुंतखब किया गया, मैं मुबारकबाद देता हूं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से। और मैं ये भी कहता हूं कि आप जो सियासी ज़िंदगी के अंदर ग्रेटर हैदराबाद बनने से पहले भी 1986 से लेकर 1991 तक आप कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर की हैसियत से काम किए, जिसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुआ तो फिर मुंतखब हुए आप कॉरपोरेटर की हैसियत से। और उसी तरीके से कि सियासी ज़िंदगी के अंदर कई चीज़ें हासिल करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले दिनों में हाउस को अच्छे तरीके से चलाएंगे और हर किसी को एक नज़र देखते हुए कि हाउस को चलाने की आप पूरी कोशिश करेंगे। फिर एक बार मैं मुबारकबाद देता हूं और जो आप
डिप्टी स्पीकर बने। शुक्रिया। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने तसर्रुफ बिल मबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत से किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की। ताहम रियासी हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि चार मीनार राहरो प्रोजेक्ट और मक्का मस्जिद के तामीरी कामों के अलावा अनीसुल गुरबा के तामीरी काम जल्द अज जल्द तकमील किए जाए। उन्होंने बताया कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को हरासा किया जा रहा है, उन्हें जेल में डालने से गुरेज किया जाए। उन्होंने बताया कि मुतबादिल इंतज़ाम न होने तक उन्हें कारोबार करने का मौका भी फराहम किया जाए और माह रमज़ान में बिला वक़्फ़े बरक़ी सरबराह करने के इक़दामात भी किए जाए। गुज़िश्ता साल का हमारा जो बजट, हमारा इस साल जो बजट दिया गया उसमें हमेशा की तरह उस बजट का सही तौर पर और मुकम्मल तौर पर उसका खर्चा नहीं किया गया। अभी बजट में बहुत सारी स्कीमात में जीओ जारी किए गए, लेकिन उसके बाद भी बजट जारी नहीं हुआ और 1400 करोड़ के जीओ जारी हुए और उसमें 800 करोड़ पर रिलीज किए गए बजट और 456 करोड़ डैशबोर्ड में रुके हुए हैं। अगर कम से कम इसको पूरा रिलीज कर दिया जाए तो कम से कम बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और इसके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट अक़लियतों का इस्तेमाल के काबिल होगा। फलकनुमा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज तामीर करने का वादा किया गया था, इफ्तिताह करने का, वो काम अभी तक रुका हुआ है। चार मीनार पैदल प्रोजेक्ट का काम बहुत सुस्त चल रहा है, उसकी जल्द तकमील होना चाहिए। अवाम को काफ़ी मुश्किलात है। सालारजंग म्यूजियम के पास ब्रिजेस की तामीर के लिए हुकूमत ने मंजूरी दी और उसके काम का आगाज़ में काम का आगाज़ जल्द करना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ओल्ड सिटी में रोड वाइंडिंग के मसाइल कई सालों से रुके हुए हैं और उसको हल करने के लिए हमको चाहिए हुकूमत ज़्यादा उस पर तवज्जो दे कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी लिए, जिन लोगों को चेक्स दिए 12-12 साल 8-8 साल से उनकी प्रॉपर्टी को डिमॉलिश नहीं किया जा रहा है। मुसलसल तवज्जो दिलाने के बाद भी ओल्ड सिटी की वाइंडिंग आहिस्ता की जाती है और कई सालों से ज़ेर इल्तिवा है। अंडरग्राउंड केबल यहाँ पर कराने का वादा किया गया था और आज तक नहीं हुआ। और चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल जो इस वक्त जुबूहाली का शिकार है, बदहाली का शिकार है, ना वहाँ पर बराबर स्टाफ है, ना कोई इलाज बराबर होता है, ना दवाओं की तैयारी होती है। हुकूमत को खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। इमारत की तामीर और तरमीम की गई, 4.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हुकूमत से, लेकिन उसको मुकम्मल नहीं किया गया। और चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल हिंदुस्तान का वो पहला मरकज़ है जो निज़ाम सरकार ने हैदराबाद में निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज और निज़ामिया शफा खाने के नाम से कायम किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग गैर उर्दूदा लोगों को ला के तकर्रुर किया गया जो तिब्बे यूनानी के उर्दू पढ़ सकते ना समझ सकते। हुकूमत को और खुसूसन चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि इस यूनानी दवाखाने पे खुसूसी तवज्जो करे। इस्लामी रिसर्च सेंटर के ताल्लुक से भी ऐलान किया, उसके लिए ज़मीन खरीदने का ऐलान आया, लेकिन वहाँ के काम में भी पेशरफ नहीं हुई। अनीसुल गुरबा का काम भी बहुत सुस्ती से चल रहा है और उसमें तेज़ी पैदा करने की ज़रूरत है। यकीनन अनीसुल गुरबा यतीम खाना है जो लोगों को सहूलत पहुँचाने के लिए हमारी हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है। जो R&B की ज़मीन जो रोड वाइंडिंग में गई थी उसको एक्वायर करके अकबरुद्दीन अवैसी साहब का एक देरीना मुतालबा था जिसको हुकूमत ने मंजूर किया। मैं आपके सामने ये भी बताना चाहता हूँ, आज हैदराबाद में और खुसूसन पुराने शहर में बल्दी मसाइल से हम बहुत सारे मसाइल हमारे रुके हुए हैं। सबसे बड़ा मसला वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का है। दिन रात रोज़ाना बिला वक्फा इलेक्ट्रिक में कटौती होती है और बराबर सरबराही नहीं होती। और रमज़ान का जब महीना आता है तो रमज़ान में तो बेतहाशा कोई वक्त मुकर्रर नहीं लाइट बंद होने का मुसलसिल। आज तकरीबन 12 साल से ये इलेक्ट्रिसिटी का मसला और गार्बेज का मसला, सैनिटेशन का मसला जब से हैदराबाद को ग्रेटर हैदराबाद में शामिल किया गया उसके बाद से हमारे पास सैनिटेशन का मसला बिल्कुल ठप होकर रह गया है। जो बातें आपने कहा है, मैं था भी कुछ वक्त नहीं भी था, महमूद अली साहब ने उसको नोट कर लिया है। ज़रूर उन चीज़ों पर गौर करेंगे और आपको बुला के बात भी करेंगे। उन मसाइलों के हल के लिए
पूरी कोशिश सरकार करेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। हुक्मान जमात टीआरएस पार्टी के चारों उम्मीदवार मोहम्मद महमूद अली, सुभाष रेड्डी के अलावा दीगर ने एमएलसी इंतखाबात के सिलसिले में सेक्रेटरी असेंबली को अपना पर्चा नामजदगी हवाले किया। वादरे के अराकीन असेंबली के कोटे के तहत 5 नशिस्तों पर इंतखाबात का इनेकाद अमल में आएगा और ज़रूरत पड़ने पर 12 मार्च को रायदही भी होगी। खुदा के नाम से अलग करता हूँ। భర్తీ చేయుటకు అభ్యర్థిగా అని నేను తెలంగాణ భారత సంవిధానం कोलिन में शादिल मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी ने एमएलसी नशिस्त के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा रियासती वजीर उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी, एमआईएम अराकीन असेंबली जाफर हुसैन मिराज, मोहम्मद मौज़ूम खान और दीगर भी मौजूद थे। वादरे के टीआरएस ने 5वीं नशिस्त कोलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए छोड़ दी है। I, Mirza Riazul Hasan Afandi, having been nominated as a candidate to fill a seat in a Telangana Legislative Council, swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ऐवान में तसर्रुफ बिल मबाहिस का जवाब देते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत 100% अवाम की तरक्की और फलाह के लिए अवाम से किए गए वादों को पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि किसी भी फंड को गलत इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान में तसर्रुफ बिल मुबाहिस का जवाब देते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत 100% आवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम करते हुए आवाम से किए गए वादों को पूरा करेगी। वज़ीर आला ने अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का के हुकूमत पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए बताया कि किसी को भी फंड्स का गलत इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा और गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान इस पर अमल करके भी दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि फलाही इक़दामात को रूबे अमल लाने की वजह से अमन की बरकरारी, IT शोबे में तरक्की और 24 घंटे किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराह करने में रियासत को नंबर 1 मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने बताया कि तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम जारिया मियाद तक पाए तकमील कर लिए जाएंगे और अलल हिसाब बजट हालात को मद्देनज़र रखते हुए पेश किया गया है। तेलंगाना असेंबली के दूसरे इजलास के आखिरी रोज तसर्रुफ बिल मबाहिस के दौरान वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमार्का के दरमियान दिलचस्प रिमार्क्स देखे गए। वज़ीर आला KCR ने कहा कि भट्टी विक्रमार्का ऐवान को गुमराह कर रहे हैं और आबपाशी प्रोजेक्ट्स को लेकर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। दूसरी जानिब भट्टी विक्रमार्का ने अलल हिसाब बजट पेश करने और आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों के नक्शा तब्दील करने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद की।
तेलंगाना असेंबली के दूसरे इजलास के आखिरी दिन तसर्रुफ बिल मुबाहिस के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का के दरमियान दिलचस्प रिमार्क देखे गए। अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का ने अलल हिसाब बजट पेश करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट के नक्शे में तब्दीली और प्रोजेक्ट की लागत में इजाफा तामीरी कामों में ताखीर की वजह है, जिसके जवाब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स में ताखीर कांग्रेस पार्टी के अदालत से रुजू होने की वजह से हुई है। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि सत्यनारायण का ताल्लुक कांग्रेस से नहीं बल्कि TRS से है। बादअज़ां वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि भट्टी विक्रमार्का बजट के आदाद व शुमार और दीगर मसाइल पर ऐवान को गुमराह कर रहे हैं। నేను చెప్పే లెక్కలే కాకి లెక్కలు కాదు, గాల్లో కూడా చెప్పట్లేదు. ఇవి మీరు ఇచ్చినటువంటి పుస్తకాల్లో నుంచి తీసినటువంటి లెక్కలే. ఒకవేళ మీరు దబాయించి మాట్లాడదాం, గాల్లో చెప్తారు, మీరు ఎట్లా చెప్తారు అని అంటే ఐఎమ్ సారీ, ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్. కానీ నేను మరొకసారి చెప్తున్నాను, మీకు అర్థం కావట్లేదు అని అంటే నేను చెప్పేది అంతా పూర్తిగా విన్న తర్వాత ఇది వాస్తవం కాదా మీరు చెప్పండి. నేనేం చెప్తా ఉన్నాను, ఒక నిమిషం సార్, నేనేం చెప్తా ఉన్నాను, మీరు వేసినటువంటి బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్స్కి యాక్చువల్ రియలైజేషన్కి వచ్చేవారికి డిఫరెన్స్ 20% దాకా వస్తూ ఉంది. ఈ సంవత్సరానికి కూడా అదే దాదాపు ఆ రకంగానే వస్తుంది. ఇట్ ఈజ్ ఎ రియాలిటీ కాదండి, ఉంటుందా? మరి నేను చెప్పేది ఏంటి, దానికి సంబంధించినటువంటి అవగాహన మీకు లేకపోతే మేము చేయగలిగింది ఏమి లేదు. అది ఆటోమేటిక్గానే ఉంటుందండి. అది ఉండదాన్ని తప్పంటే ఎట్లా? మీరు పూర్తి చేసే ముందే నేను మిమ్మల్ని కరెక్ట్ చేద్దామని కదా నేను చెప్పడం. ఏంటంటే అది ఆటోమేటిక్గానే ప్రాసెస్. నేను తొందరపడకండి. బడ్జెట్ ప్రాసెస్లో ఆటోమేటిక్గానే ఆ సవరణలు ఉంటాయి. అదేదో తప్పు జరిగినట్టు మీరు చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తే కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నాను. ఆల్ రైట్, మీరు కనీసం దాన్ని ఒప్పుకున్నారు. ఇది నేను తప్ప ఒప్ప అని చెప్పట్లేదు, జరుగుతున్నటువంటి వాస్తవాన్ని మీ దృష్టి తీసుకొని వస్తా ఉన్నాను. ఇది 4-5 సంవత్సరాల నుంచి ఈ రకమైన ఎస్టిమేషన్స్ ఇట్లాగే ఉంటాయి, రివైజ్డ్ ఇట్లాగే ఉంటాయి, యాక్చువల్స్కి వచ్చే వరకు ఇంత తగ్గుతుంది. ఇది వాస్తవమే కదా, ఇది వాస్తవమే కదండి సార్. ఏదైనా సార్ 10 years లెక్కలు నేను ఆధార. మరి ఇప్పుడు మా గత 10 సంవత్సరాల లెక్కలు కూడా ఉన్నాయి. మీ గవర్నమెంట్ 10 years ఉన్నారు కదా, ఆ లెక్కలు ఇంతకన్నా ఘోరంగా ఉన్నాయి. ఇంకా మాట్లాడేది తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఆ ప్రభుత్వం ఉమ్మడి ప్రభుత్వంలో సరిగా లేదనే కదా ప్రత్యేక రాష్ట్రం తెచ్చుకుంది. ఇంకా దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోవటం? వచ్చే 5 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఇది 6వ బడ్జెట్ అండి, ఇది 6వ బడ్జెట్. ఇంకా ఉమ్మడి రాష్ట్రం లెక్కలేందుకు? అది బాగుంటే అసలు ఈ రాష్ట్రం కోసం మీరెందుకు పోరాటం చేయాలా? నేను ఆడు కూర్చొని బిల్లు ఎందుకు ప్రవేశపెట్టాలా? మా వాళ్ళు ఎందుకు రాజీనామా చేయాలా? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రం ఎందుకు ఇవ్వాలా? అది బాగాలేదనే కదా. మళ్ళీ దాని గురించి ఎందుకు ఉదాహరణ? మళ్ళీ దాని గురించి ఎందుకనండి? పదే పాత ఉమ్మడి ప్రభుత్వం లెక్క అది బాగుంటే ఇదంతా ఎందుకు సార్? నేను చెప్పేది ముఖ్యమంత్రి గారికి, మీరు తప్పు చేశారని నేను చెప్పట్లే. ఉన్న లెక్కలు మీ ద్వారా ఈ సభ దృష్టికి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాను. దీనివల్ల జరిగే ప్రమాదం ఏంటో చెప్పబోతా ఉన్నాను సార్. ఇది లెక్కలు కాదని అంటే మరి మీరు పుస్తకాల్లో ఇచ్చిందే మరి ఏంటి సార్? చెప్పండి సార్. See, if the member is not able to understand, I can't help. Question is, స్పష్టంగా చెప్తాం, తెలుగులో కూడా చెప్తాం, మీకు తెలుగులో ఇచ్చిన బుక్లో కూడా ఉంటుంది. వాటిని ఏమంటారండి? బడ్జెట్ అంచనాలు, బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ అంటాం. ఆ ఎస్టిమేట్స్లో సర్వసాధారణంగా అత్యంత సహజంగా ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే 29 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క లెక్కలలో కూడా అంచనాలకు సవరణలు ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ సప్లిమెంటరీ బడ్జెట్లు పెడతారు. అది కేంద్రంలో పెడతారు. బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే ప్రతిసారి జరిగే ఆనవాయితీ. అది కూడా మేము అర్థం చేసుకోము, మేము అట్టే మాట్లాడతామంటే అది మీ ఇష్టం, మాట్లాడుకోండి, మేము ఎవరు అడ్డం రాము. మీరు ఎంతసేపు మాట్లాడతారో మాట్లాడండి. तेलंगाना असेंबली में पीर का दिन आखिरी रोज रहा। असेंबली में तसर्रुफ बिल 2019 को मबाहिस के बाद ऐवान ने मंजूरी दी और इसके फौरी बाद स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 and 3. The schedule, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House
The question is that those who are for classes 2 and 3, the schedule class 1 enacting formula and long title, please say yes. Those who are against, please say no. As have it, as have it. Clauses 2 and 3, the schedule, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. Now I request the Chief Minister to move the motion for passing the bill. Speaker, sir, with your permission, I beg to move that the Telangana Appropriation Bill 2019 be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. As have it, as have it. The motion is carried and the bill is passed. Statics for this second session from 22nd February to 25th February 2019. Number of days for which the Assembly sat 3 days. Number of hours for which the Assembly worked 10 hours 4 minutes. Number of speeches made by the members 29. Number of government resolutions adopted 1. Number of bills introduced 4. Number of bills passed 4. With the consent of the House, I adjourn the House Synod. इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज 27 फरवरी से होगा, जबकि 13 मार्च को ये अख्तिताम पजीर होंगे। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मीडिया को बताया कि इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुवम में जुमला 9,42,719 तलबा शिरकत करेंगे। इन तलबा के लिए 1277 इम्तिहानी मराकिज बनाए गए हैं। उन्होंने भी बताया कि इम्तिहानगाह में निगरानी के लिए तकरीबन 24,508 मुमतहिनों को तैनात किया जाएगा। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि इम्तिहानात के औकात सुबह 9 बजे ता 12 बजे रखे गए हैं और 15 मिनट कबल उम्मीदवारों को हाजिर रहने की हिदायत भी दी गई है। आइए देखते हैं के बात की खबरें। महकमे इंसदाद रिश्वत ओहदेदारों ने हयात नगर के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जितेंद्र रेड्डी को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक हयात नगर पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जितेंद्र रेड्डी ने एक शख्स को सरखे की एक वारदात के मामले में बचाने के लिए उसे 30,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जिस पर उस शख्स ने एसीबी को इत्तला दी। एसीबी ओहदेदारों ने जाल बिछाते हुए जितेंद्र रेड्डी को रंगे हाथों हिरासत में लिया। रचाकुंडा कमिश्नरेट के तहत आने वाले पुलिस स्टेशन घट केसर में सीसीटीवी कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। 5 करोड़ की लागत से तामीर किए गए इस सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। रचाकुंडा कमिश्नरेट के गटकसर पुलिस स्टेशन हदूद में 5 करोड़ रुपये की लागत से तामीर करदा कम्युनिटी सीसीटीवी कमांड कंट्रोल सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र रेड्डी, कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत और इन्फोर्स फाउंडेशन बेंगलुरु की सदरनशीन सुधा नारायण मूर्ति ने इस कमांड कंट्रोल सेंटर और आईटी कॉरिडोर शी टीम ऑफिस की नई तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसका मकसद ग्रेटर हैदराबाद को असली टेक्नोलॉजी से तरक्की याफ्ता बनाना और शहर को ग्लोबल सिटी में तब्दील करना है। इसके अलावा ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए भी इक़दामात में ये कमांड कंट्रोल मददगार साबित होगा, जिसके लिए कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत ने बेंगलुरु की इन्फोसिस फाउंडेशन से रुजू होकर इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए ताउन तलब किया था, जिस पर इन्फोसिस फाउंडेशन ने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। इस प्रोजेक्ट के तहत कौमी शाहराह नंबर 202 पर 182 हाई डिफिनेशन कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसके ज़रिए
उप्पल जंक्शन से केपाल तक तकरीबन 23 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा, जबकि इन कैमरों की मदद से जराइम की रोकथाम और हादसात की तफसीलात से मुकम्मल वाकफियत के अलावा गाड़ियों के नंबरात बआसानी रिकॉर्ड किए जा सकेंगे। इस कमांड सेंटर को रियासत के अहम कमांड सेंटर तेलंगाना स्टेट इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स से मरबूत किया जाएगा। इन्फोसिस फाउंडेशन के तरफ से आज 5 करोड़ रुपया खर्चा करके सीसीटीवी कमांड और कंट्रोल रूम और 182 सीसीटीवी लगाने का जो प्रोजेक्ट है उसका इनाग्रेशन इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरमैन पद्मश्री सुधा मूर्ति इनके हाथ से हुआ है। इस प्रोग्राम को आज इन्फोसिस के तरफ से नरसिंह राव, उनके साथ में मनीषा साबू और दास गुलाल ये लोग उपस्थित थे। हमारे राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट और इन्फोसिस फाउंडेशन इन्होंने एक MOU साइन किया है और इसी तरह ये प्रोजेक्ट यहाँ पे हमने लिया है। उप्पल से केपल तक 23 किलोमीटर जो रोड है वो रोड और इन्फोसिस से आने वाला रोड, पुलिस स्टेशन कनेक्ट करने वाला रोड, ये रोड को और ये जो सीसीटीवी कमांड कंट्रोल रूम गटकेसर पुलिस स्टेशन में बना है उसको हम मेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभी जो बंजारा हिल में बन रहा है उसे कनेक्ट करेंगे। पहली बार ऐसा इनिशिएटिव जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इन्फोसिस फाउंडेशन ने लिया है, इसलिए इन्फोसिस फाउंडेशन को मैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वलकपेट में वाक़ एक खानगी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सेव चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 40 दिन के लड़के को शरीके दवाखाना किया गया था। ताहम 1,50,000 रुपये बिल भरने के बावजूद इलाज ठीक न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बच्चे के सरपरस्तों ने तोड़फोड़ मचाई। फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया। बच्चे को ले लेके चले जाओ बोल के बोल देना था। बच्चे का पूरा लीवर खराब हो गया, बच्चा नहीं जीता, बोले तो कैसा करना। पूरा आधा पेट फाड़ दिए बच्चे का, फाड़ के पूरा अंदर का पार्ट्स निकाल के बता रहे हमारे को। मालूम नहीं था पहले टेस्टों से पहले, टेस्टा कराने के बाद तो मालूम हुआ होगा ना। 11, 12, 15 हज़ार के खाली टेस्टा कराए, 2 टेस्टों को 15 हज़ार हो गए वहाँ पे। तो टेस्टों में तो जरा ना जरा डॉक्टर को मालूम रहता ना। अब रिपोर्टा वाला गलत है बोल के बोल दे रहे, तो वही डॉक्टर भेजेगा हमारे को टेस्ट के लिए। बोयनपल्ली पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कैमरे किराए पर लेते हुए फरोख्त करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक रंजीत कुमार, जो जुआ और क्रिकेट बैटिंग का आदी हो गया था, वो मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने रंजीत कुमार के कब्जे से तकरीबन 9 कीमती कैनन कैमरे भी जब्त किए। మాదిరిగా అతనితోని ఒక ఫేక్ ఐడి అతను క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఒక కెమెరాను అమ్ముదామని OLX లో పెట్టినాడు. పెట్టిన దాని ప్రకారం మళ్ళీ బోయినపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ కు వచ్చేసి ఆ పక్కెంబడి ఉన్న అడ్రస్ తీసుకున్నాడు. ఆ తీసుకున్న అడ్రస్ ప్రకారం వచ్చేసి ఈ కెమెరాను, పాత కెమెరాను అక్యూజ్డ్ ను దగ్గర క్యాచ్ చేసాం మేము. చేసిన తర్వాత అతన్ని ఇంటరాగేషన్ లో ఇలాగే దాదాపు 9 కెమెరాలు కూడా తీసుకొని అమ్మేసినానని చెప్పిండు. తర్వాత అది కూడా తప్పే అనిపించింది. ఈ కెమెరాస్ అన్ని కూడా తన ఇంట్లో పెట్టుకొని అమ్మేసి లావిష్ గా తిరగడానికి జల్సాలకు అలవాటు పడ్డాడు. ఇతని అన్న కూడా US లో ఉంటాడు. అతను ఈ అక్యూజ్డ్ లావిష్ కు అలవాటు పడ్డ నేచర్ ను దృష్టిలో పెట్టుకొని అతను US నుంచి పంపించిన ల్యాప్టాప్స్ గానీ లేకపోతే ఐప్యాడ్స్ గానీ ఫోన్స్ గానీ అన్ని అమ్మేసుకొని ఇతను ఇంటి వస్తువులను కూడా అమ్మేసుకొని ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు. తర్వాత ఇతనికి బెట్టింగ్ అలవాటు ఉంది. BET 365 యాప్, BET బెట్ 365 యాప్ లో ఈయన అన్ని బెట్టింగ్స్ చేస్తా ఉంటాడు. ఇవన్నీ లావిష్ గా ఉన్న డబ్బులతోని
आज पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए एक सड़क हादसे में नौजवान की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक सिद्धांती नगर में सड़क हादसा पेश आया जिसमें राजेश नामी शख्स की मौत वाक़ हुई। राजेश अपने एक साथी के साथ गाड़ी पर जा रहा था कि आरटीसी बस ने टक्कर दी, जिसकी वजह से मकाम हादसे पर ही राजेश दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने नाश पर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई की। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। टीआरएस कायद पद्मा राव का डिप्टी स्पीकर असेंबली की हैसियत से मुत्तफिका तौर पर इंतखाब। वज़ीर आला केसीआर के बशमुल दीगर पार्टियों के कायदीन ने दी मुबारकबाद। कानून साज असेंबली में तसर्रुफ बिल 2019 मंजूर। बजट सेशन का हुआ इख्तिताम। टीआरएस हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद। मुतादिद इक़दामात के जरिए तरक्की को मुमकिन बनाया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर ने तसर्रुफ बिल मुबाहिस का दिया जवाब। हयातनगर डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। महकूम इंसदाद रिश्वत के ओहदेदारों ने की कार्रवाई। टीआरएस के 4 कायदीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद रियाजुल हसन आफंदी ने कानून साज कौंसिल की रुकनीत के लिए पर्चे नामजदगियां की दाखिल। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।